क्या आपको पता है कि एक छोटा सा बॉक्स लाखों का हनी प्रोड्यूस कर सकता है? और सिर्फ हनी ही नहीं, ये बीज आपकी क्रॉप्स की यील्ड को भी 2-3 गुना बढ़ा सकती हैं। लेकिन सवाल ये है, इन बीज को साइंटिफिकली कैसे रियर किया जाता है? और कौन सा हाइप सबसे बेस्ट है? और बी कीपर को किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? आज का लेक्चर आपके सारे सवाल क्लियर करेगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर एपिकल्चर सीरीज। और मैं हूं डॉक्टर राजीव कुमार। और आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, रेयरिंग ऑफ बीज। इस लेक्चर में हम जानेंगे एपियरी क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बी हाइव्स, बी पास्चरेज के बारे में, बी स्पीसीज की सिलेक्शन कैसे की जाती है, इक्विपमेंट, हनी एक्सट्रैक्शन और मैनेजमेंट। और नेक्स्ट लेक्चर जो हम इससे आने वाला वीडियो होएगा, उसमें हम डिजीजेज और एनिमीज ऑफ हनी बीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पूरा लेक्चर ध्यान से देखें। आओ स्टार्ट करते हैं। हनी बीज को आर्टिफिशियल तरीके से पालना एपीकल्चर या बी कीपिंग कहलाता है। और इसमें कुछ साइंटिफिक मेथड्स इन्वॉल्व हैं। मतलब जब हम साइंटिफिक तरीके से हनी बीज को कुछ स्पेशली डिजाइंड बॉक्सेस के अंदर रखते हैं, तो उन बॉक्सेस को हम बीहाइव कहते हैं। और ये बीहाइव जो है, जब बड़े सारे हम किसी प्लेस पे इकट्ठे रखते हैं, तो उसको उसको कहा जाता है एपियरी। और एपियरी जो है, जनरली जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लावर्स होते हैं, मतलब क्रॉप्स के फ्लावर्स हो सकते हैं या हॉर्टिकल्चर वाले गार्डन्स हो सकते हैं, ऑर्चर्ड्स हो सकते हैं, तो वहाँ पे हनी बीज को रखा जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फूलों के ऊपर विजिट करे और वहाँ से नेक्टर इकट्ठा करे और पोलन्स को भी कलेक्ट करके लाए। और इनडायरेक्टली बड़ी सारी पॉलिनेशन की सर्विस भी हनी बीज प्रोवाइड कर देती होती हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। अब मैनेजमेंट मतलब अगर एक सक्सेसफुल एपियरी हमने मैनेज करनी है, तो उसके लिए हमें क्या-क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें 20 स्पीशीज़ की सिलेक्शन करनी पड़ेगी जो सबसे अच्छी और सूटेबल हो, जो सबसे ज़्यादा अच्छी सर्विस दे हमें, चाहे वो पॉलिनेशन की है, चाहे वो नेक्टर कलेक्शन की है, चाहे वो पोलन कलेक्शन की है, तो अलग-अलग सर्विसेज़ जो है वो सारी जब हनी बीज़ अच्छे से देती हैं। अब हाइव का डिज़ाइन प्रॉपर होना चाहिए ताकि उसकी मेंटेनेंस अच्छी हो सके। और अच्छा पास्चरेज का सोर्स भी होना चाहिए ताकि हनी बीज को फॉरेज विजिट में मुश्किल ना हो और कलेक्शन में विजिट में मुश्किल ना हो। डिजीज और पेस्ट कंट्रोल का भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि जहाँ पे हनी बीज जाएंगी तो उनसे एसोसिएटेड जो बीमारियां होने का खतरा भी बना रहेगा। और जो उनके जो पेस्ट हैं उन पे अटैक करना या उनको हार्म करने की कोशिश करेंगे, तो उनसे भी हमें डील करना पड़ेगा। और स्किल्ड मनी हनी एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग, मतलब जब हनी बीज हनी इकट्ठा कर रही है, बना रही है नेक्टर से, तो अब हमें उसको एक्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा और उसकी प्रोसेसिंग भी करनी पड़ेगी। तो ये सारी प्रोसेसेस जो है वो बहुत जरूरी हैं। अब एपीकल्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है, चाहे वो पॉलिनेशन का हो, चाहे पॉलिनेशन से जुड़ी हुई और सर्विसेज का। तो पॉलिनेशन से प्राइमरली क्या है, क्रॉप यील्ड बढ़ती है। और क्रॉप यील्ड बढ़ेगी मतलब जितनी अगर क्वांटिटी है उससे वो डबल भी हो सकती है, और कुछ मल्टीप्लिकेशन में और नंबर में भी हो सकती है वो। तो जो फार्मर्स हैं उनका काफ़ी फ़ायदा होता है। और जो एपरी मैनेज करते होते हैं, तो उनको हनी की फॉर्म में या पोलन्स की फॉर्म में या प्रोपोलिस, जो भी प्रोडक्ट्स हैं हनी से रिलेटेड, वो सारे के सारे उनके बेनिफिट करते होते हैं। अब हम बी हाइव्स की बात करते हैं, तो जनरली जो है वो टू टाइप्स ऑफ बी हाइव जो है बहुत पॉपुलर है। एक तो है न्यूटन बी हाइव और दूसरा है लैंगस्ट्रॉथ हाइव। अब सबसे पहले हम न्यूटन हाइव की बात करते हैं। न्यूटन हाइव जो है वो इंडिया में वाइडली यूज किया जाता है फॉर रियरिंग ऑफ एपिस सिराना इंडिका। एपिस सिराना इंडिका जो है वो इंडियन नेटिव हनी स्पीसीज है। तो इसको भी हम लोग रियर करते हैं। जनरली जो है वो जो रूरल एरियाज के लोग हैं वो इसको अपने घरों के अंदर, अपनी जो अलमीराज होती हैं या जो बॉक्सेस होते हैं या जो भी डार्क प्लेसेस हैं, वहां पे इसको रियर करते हैं। कई बार उसको मटकों में भी रखते हैं। तो ये वाली हनी बी जो है वो डार्क में नेस्ट करना पसंद करती है और मल्टीपल कॉम्ब बनाती है। तो उस इस हैबिट की वजह से इस हनी बी को जो है वो उसकी डोमेस्टिकेशन बड़ी आसानी से की जाती है। तो इंडिया में जो है वो न्यूटन हाइव का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है। अब इसके मेन पार्ट्स कौन-कौन से हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब न्यूटन हाइव में एक तो बॉटम बोर्ड होता है, दूसरा ब्रूड चैम्बर है, तीसरा फ्रेम, सुपर चैम्बर, इनर कवर और आउटर कवर। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो है वो न्यूटन हाइव के मेन कंपोनेंट्स हैं। जो ब्रूड चैम्बर है उसमें जो फ्रेम्स होती हैं जहाँ पे क्वीन एग ले करती है और ब्रूड की डेवलपमेंट होती है वहाँ पे। और सुपर चैम्बर जो है वो हनी को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसकी एडवांटेजेस क्या हैं कि ये जो इंडियन हनी बी है उसके लिए ये सुटेबल है। और इसमें जो कॉलोनी की इंस्पेक्शन है वो भी आसानी से की जा सकती है। और हनी प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके हैं, जैसे मैंने बताया कि अलमीरा में या बॉक्सेस में या जो पॉट्स हैं उनमें जो रखते हैं, तो उससे ज़्यादा अच्छे से इसकी मेंटेनेंस पॉसिबल है और एक्सट्रैक्शन भी साइंटिफिकली हो जाती है। तो इससे जो है वो कम से कम जो है वो डैमेज होता है कॉलोनी को और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं लैंग्सडॉर्फ हाइव की। अब लैंग्सडॉर्फ हाइव ये जो यूरोपियन हनी बी है या जिसको इटालियन हनी बी कहते हैं, उसकी रियरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसकी जो डिस्कवरी थी
और वो एल एल लैंगस्ट्रॉथ ने की थी। तो उसके नाम के ऊपर ही इस बॉक्स का नाम रखा गया है। तो उसने मेनली इसके हैबिट को ऑब्जर्व करा और फिर उसने फाइंड आउट किया कि इसको बॉक्सेस में हम कैसे रख सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल जो कॉम्स बनाती है, तो इस वजह से इसके जो है मल्टीपल फ्रेम्स में इसको आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। अब लैंगस्ट्रॉथ के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, तो जैसे न्यूटन के हैं वैसे ही लैंगस्ट्रॉथ हाइप के कंपोनेंट भी लगभग सिमिलर पैटर्न पे हैं। एक बॉटम बोर्ड है, ब्रूड चैम्बर है, मूवेबल फ्रेम्स हैं, हनी सुपर है, इनर कवर, आउटर कवर। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो लैंगस्ट्रॉथ हाइप के हैं। यहाँ हम इमेज में देख पा रहे हैं, रखा हुआ है। एडवांटेजेस की बात करें तो ये इजी टू रिमूव है फ्रेम्स, मतलब बड़ी आसानी से हम उसकी कैप हटाते हैं जो आउटर कवर है, और फिर हम फ्रेम्स को उठा सकते हैं जिनके ऊपर जो हनी बीज के जो सेल्स होते हैं जिनमें हाइव और ब्रूड होता है, तो हम उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और कॉलोनी की मैनेजमेंट बड़े अच्छे तरीके से की जा सकती है। हायर हनी यील्ड होती है इसमें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को यूज़ किया जा सकता है। और इसमें बीज की डिस्टर्बेंस जो है वो बहुत कम रहती है, क्योंकि हर एक फ्रेम जो है वो सेपरेट है एक दूसरे से। तो एक टाइम में एक फ्रेम निकाल के हम और हनी बीज को डिस्टर्ब किए बगैर उसकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं, चाहे हनी एक्सट्रैक्शन हो चाहे और इंस्पेक्शन हो। अब बी पास्चरेज की बात करते हैं। अब बी पास्चरेज क्या होता है? ये है खाना। जो हनी हनी बीज जो है वो जब फील्ड्स में जाती हैं अपना नेक्टर कलेक्ट करने के लिए, पोलन कलेक्ट करने के लिए फ्लावर से, तो उस टाइम जो है वो उन फूड रिसोर्सेज को वो यूज़ करती है। अब नेक्टर जो है वो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है, और जो पोलन है वो प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि ब्रूड की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड रहती है। तो प्लांट्स, कौन-कौन से प्लांट्स जो हैं वो अच्छा सोर्स है पास्चरेज के? तो हम देखते हैं कि जैसे मस्टर्ड है, या फिर सनफ्लावर है, कॉटन फ्लावर है, कोरिएंडर है। और अगर हम हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स की बात करें तो मैंगो, लीची, सिट्रस, एप्पल, और फॉरेस्ट प्लांट्स की बात करें तो यूकलिप्टस बहुत अच्छा सोर्स है, अकेसिया है, नीम है। तो ये सारे के सारे बी पास्चरेज के टॉप सोर्सेज हैं जो हनी बीज यूज़ करती हैं। अब जब इनकी अवेलेबिलिटी जो है वो अबंडेंस में होती है, तो उस टाइम हनी फ्लो जो है वो काफ़ी पीक पे होता है। उस टाइम जो हनी फ्लो का सीज़न जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसको हम हनी फ्लो पीरियड भी कहते हैं, कि जब हनी का जो प्रोडक्शन है वो हनी बीज़ काफ़ी ज़्यादा करती है। अब सिलेक्शन ऑफ बी स्पीशीज़ की बात करें एपीकल्चर के लिए, तो हम उसके लिए कुछ हम क्राइटेरिया देखते हैं। अब कॉमन हनी बी स्पीशीज़ जो है वो एपीकल्चर में कौन-कौन यूज़ की जाती हैं? तो मेनली जो है वो एपिस मेलिफेरा, एपिस सिराना। एपिस सिराना जो है इंडिया की इंडिजिनस हनी बी स्पीसीज है, हमारी अपनी नेटिव बी स्पीसीज है। ये काफ़ी ज़्यादा एनवायरमेंट्स में अडेप्टेड है, तो इसको मैनेज करना ईजी होता है। इसकी ट्रांसपोर्टेशन कम की जाती है, इसको लोकल एरियाज में ज़्यादा रखा जाता है। एपिस मेलिफेरा, जिसको यूरोपियन या इटालियन हनी बी कहते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोडक्टिविटी करती है हनी की, और इसकी काफ़ी प्लेसेस में फ्लावरिंग पीरियड या फिर सीजन के हिसाब में इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। इसकी यील्ड को मेंटेन रखने के लिए तो हाई यील्ड प्रोवाइड कर देती है। तो कमर्शियल इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो हनी जो आता है, दैट इज़ फ्रॉम एपिस मेलिफेरा। फिर एपिस फ्लोरिया है, ये स्मॉलेस्ट बॉडी साइज है इसका हनी बीज में, इसलिए इसको ड्वार्फ हनी बी भी कहा जाता है। और ये वाइल्ड स्पीसीज है, मतलब इसको हम डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते हैं, तो इसकी रियरिंग पॉसिबल नहीं है। और इसका जो हाइव का साइज भी छोटा होता है, तो जो हनी निकलता है वो बहुत कम निकलता है। और पर इसका हनी की क्वालिटी जो है वो ज़्यादातर लोग जो है इसको मेडिसिनल पर्पज से इसके हनी को देखते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर जो नेक्टर की कलेक्शन जो है वो हर्बल प्लांट से करती होती है, जो छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं या जो ग्राउंड लेवल पे जिनकी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। फिर लास्ट वाली हनी बी स्पीसीज, दैट इज एपिस डॉर्सेटा। इसको जाइंट रॉक हनी बी भी कहा जाता है, या इसको ये भी वाइल्ड हनी बी है। तो इसकी बॉडी साइज सबसे बड़ा होता है हनी बीज में, और ये सिंगल हाइव जो है वो बनाती है। और जैसे बहुत बड़े पेड़ों के ऊपर ये हाइट पे अपना हाइव लगाती है, कॉलोनी बनाती है वहाँ पे, या फिर छत से लटका के बनाती है। और इसकी हनी यील्ड भी काफ़ी ज़्यादा होती है, पर ये डोमेस्टिकेट नहीं की जाती, नहीं की जा सकती। तो इसलिए इसकी जो हनी को हार्वेस्ट करना जो है वो ईज़ी नहीं होता। तो लोग इसको ज़्यादातर जो है वो ट्रेडिशनल तरीकों से इसकी हनी हंटिंग करते हैं, और हनी हंटिंग करके जो इसका जो सारा का सारा हाइव जो है वो डैमेज हो जाता है। हाइव के अंदर हनी के साथ-साथ लोग जो है वो उसकी ब्रूड को भी मार देते हैं। तो वो सारा अनसाइंटिफिक तरीका है। तो ये कमर्शियल यूज़ में इसका उतना ज़्यादा अच्छे से यूज़ नहीं हो पाती है इसकी सर्विसेज़। हालाँकि ये जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज़ अपनी प्रोवाइड करती है अपने लेवल पे, पर इसको डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता, तो अच्छे से इसकी सर्विसेज़ एक्सप्लॉइट नहीं हो पाती, और इसका डैमेज ज़्यादा होता है कॉलोनी का, जब इसको लोग हार्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं हनी को। अब अगर हम कुल देखें तो एपिस मेलिफेरा और एपिस सिराना ही एक ऐसी स्पीसीज है जिनका कमर्शियल बी कीपिंग में इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है, और उनको साइंटिफिक तरीके से जो है हम रियर कर सकते हैं और उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। फिर हम बात करते हैं बी कीपिंग इक्विपमेंट्स की। अब जब बी कीपिंग स्टार्ट की है किसी ने, तो उसके लिए टूल्स भी चाहिए, इक्विपमेंट्स भी चाहिए, उनके बगैर जो है वो बी कीपिंग पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि हनी बी को जब बॉक्सेस में मेंटेन करना है तो उसमें से उसको निकालना भी है, उसकी ब्रशिंग भी करनी है, उसको पकड़ना भी है, उससे हनी भी एक्सट्रैक्ट करना है, तो बड़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे टूल जो हैं वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ हम इमेज में देख पा रहे हैं कि बी हाई ब्रश है, जिससे हनी बीज़ को हटाने में इस्तेमाल किया जाता है। फिर फ्रेम लिफ्टर है, जब हम एक फ्रेम को निकालते हैं तो उस जो हनी बीज़ ने कई बार उसको वैक्स के साथ फिक्स कर दिया होता है बॉक्स के साथ, तो हम टूल के साथ उसको लिफ्ट करके थोड़ा-सा जोर लगा के निकाल सकते हैं। फ्रेम होल्डर है, तो अगर हम हाथ से नहीं पकड़ना तो हम फ्रेम होल्डर से फ्रेम्स को उठा सकते हैं, तो सीधे उससे निकल आती है। फिर क्लिप्स हैं और ग्लव्स हैं, बी वेल है, फिर नीडल्स हैं, वायर एम्बेडिंग है या फिर किंग मार्कर है, और बड़ी सारी चीज़ें जो हैं जो इसमें यूज़ की जाती हैं। तो जो बी वेल है, वो बी वेल मतलब ये कपड़ा है या जो जैकेट है और जो हुड होती है, जो हमारे फेस को ढकने में इस्तेमाल की जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम उसकी हनी को जब हम हार्वेस्ट करने के लिए फ्रेम को निकालते हैं या इंस्पेक्शन के लिए हम बॉक्स को खोलते हैं, तो उस टाइम अपना पूरी बॉडी को ढके ताकि हनी बी जो है हमें स्टिंग ना कर दें कहीं से। तो पूरी तरह से कवर करने में हेल्प करती है। स्मोकर जो है, जब हम फ्रेम को निकालते हैं, तो जो फ्रेम के ऊपर जो बीज होती हैं, उनको हम हटाते हैं। और हटाने के लिए जब हम स्मोक अप्लाई करेंगे, तो स्मोक जब हम उसको एक्सपोज़ करेंगे स्मोक के सामने, तो फिर हनी बीज़ अपने आप ही साइड हो जाती हैं। तो इससे जो है वो हम जो भी इंस्पेक्शन करनी है या हनी एक्सट्रैक्शन के लिए उसकी कैप्स हटानी है हनी सेल्स की, तो वो सारे काम हम कर सकते हैं। हाइव टूल जो है एक टूल होता है, जो एल शेप टूल है, तो इससे जो है फ्रेम्स को निकालने में काफ़ी हेल्प मिलती है, ज अगर वो कहीं चिपकी हुई है हाई फ्रेम, क्योंकि कई बार वो स्क्रैप करना पड़ता है उससे। बी ब्रश है, तो हनी बीज़ को हनीकॉम्ब से हटाने के लिए बी ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्वीन एक्सक्लूडर है। अब क्वीन जो है उसको सेपरेट रखना ताकि क्वीन जो है वो निकल ना जाए, एब्सकॉन्ड ना कर जाए या स्वार्मिंग में ना निकल जाए एकदम से। तो उसको सेपरेट करके रखना, क्योंकि क्वीन का बॉडी साइज़ जो है वो बाकी हनी बीज़ के कंपैरिज़न में बड़ा होता है। तो जब जो जो सेल्स या जो एंट्रेंस होती है वो उस तरीके से डिज़ाइन्ड होती है कि जो वर्कर बीज़ है वो तो उसमें से क्रॉस कर सकती है, लेकिन क्वीन जो है वो क्रॉस नहीं कर सकती। तो ऐसे जो टूल है उसको क्वीन एक्सक्लूडर कहा जाता है। तो ये टूल जो है वो बहुत नेसेसरी है हनी बी की कॉलोनी को मेंटेन करने में या एपरी मैनेजमेंट में। फिर उसके बाद बात करते हैं पार्ट्स ऑफ बी हाइव की। तो यहाँ पे हम वन बाय वन सभी को देखेंगे। तो पहला है टेलीस्कोपिंग टॉप कवर, सबसे ऊपर वाला कवर जो बॉक्स के सबसे ऊपर होता है। तो उसमें मतलब जो मेटल की या फिर प्लास्टिक की शीट लगी होती है ताकि उसमें पानी क्रॉस ना कर जाए। फिर इनर कवर है, मीडियम हनी सुपर है, क्वीन क्वीन एक्सक्लूडर है, डीप ब्रूड बॉक्स है, सॉलिड बॉटम बोर्ड है, एंट्रेंस रिड्यूसर है, मतलब हनीबीज को प्रेडेटर से बचाने के लिए एंट्रेंस रिड्यूसर्स को भी यूज़ किया जाता है। ओवल बी एस्केप है, फिर माउस गार्ड है, कहीं चूहे अटैक ना कर दें तो उससे भी बचाने के लिए माउस गार्ड इस्तेमाल किया जाता है। डी फ्रेम एंड फाउंडेशंस हैं और मीडियम फ्रेम्स और फाउंडेशंस हैं। तो ये बीज वैक्स और येलो टू इंस्पेक्ट द हनी। तो ये सारे के सारे जो हैं वो टूल्स एपरी मैनेजमेंट में यूज़ किए जाते हैं और जो हाई बॉक्स है उसके कंपोनेंट्स हैं। अब मेथड्स कौन-कौन से हैं हनी एक्सट्रैक्शन के? तो एक तो है इंडिजिनस मेथड, जिसको हम अपना ट्रेडिशनल तरीका भी कहते हैं और इसमें हनी हंटिंग में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि जो हाइव है उसको पूरा का पूरा जो है वो काट लिया जाता है। अब हाइव के अंदर हनी भी होगा और उसमें ब्रूड भी होगी। तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी हाइव के अंदर आ जाएँगी। अब ब्रूड जो है ब्रूड कॉलोनी को बढ़ाती है, लेकिन जब हम काट लेंगे उसको हनीकॉम्ब को तो सारा का सारा डैमेज हो जाएगा और फिर ट्रेडिशनल तरीके से सारी उसको कॉम्ब को स्क्वीज़ करके हनी को निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या है, जो हनी कॉम्ब है उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ब्रूड का लॉस हो जाता है और हनी की क्वालिटी लो रहती है। क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज़ मिक्स हो जाती है, जब हम उसको निचोड़ेंगे तो ब्रूड सेल्स भी उसमें निचुड़ जाएँगे बड़े सारे। तो वो वाली इम्प्योरिटीज़ इसमें आ जाएँगी, पोलन्स भी मिक्स हो जाएँगे, तो हनी का कलर भी चेंज हो जाता है, उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी विस्कोसिटी भी चेंज हो जाती है, तो क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क आता है। और जो कॉलोनी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, कई बार तो उसकी जो क्वीन है वो भी मर जाती है। तो बहुत बड़ा लॉस होता है इकोसिस्टम के लिए जब हम उसको ट्रेडिशनल तरीके से उसकी हनी हंटिंग करते हैं। हम यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं, ये नेट से ली हुई इमेज है। तो इसमें कोई पर्सन जो है वो हाइव को पूरे हाइव को में से उसने हनी बीज को धुआँ लगा के स्मोकिंग से हटा दिया है। अब उसके सामने कॉम्ब एक्सपोज़्ड है, उसमें हनी वाला पार्ट जो है वो बहुत छोटा पार्ट होता है। अगर हम देखें तो हनी सिर्फ़ इतने से पोर्शन में हनी है, बाकी सारा का सारा पोर्शन जो है वो ब्रूड वाला पोर्शन है। तो वो इसको अकेले ना काट के वो सारा का सारा काट लेगा। अब इतने से पोर्शन में हनी होता है, तो हमें रिक्वायर्ड है कि हम यही काटें, पर लोग जो हैं वो इसको हनी हंटिंग में सारा काट लेंगे और सारे को निचोड़ेंगे। तो इस सारे में ब्रूड फूड होगा, ब्रूड भी होंगे, लार्वे प्यूपे भी होंगे, सारे के सारे निचोड़ के वो हनी में डाल देता है। तो यहाँ पे हम इमेज में देख पा रहे हैं कि उसका जो हाइव लिया हुआ उसको निचोड़ा जा रहा है किसी कंटेनर में। और मॉडर्न मेथड की बात करें, वो हनी एक्सट्रैक्टर के थ्रू है, एक साइंटिफिक तरीके से है। अब हनी एक्सट्रैक्टर में क्या है कि एक जो है बॉक्स होता है, एक राउंड सिलिंड्रिकल बॉक्स है,
जिसको एक्सट्रैक्टर कहा जाता है, हनी एक्सट्रैक्टर कहा जाता है। तो उसमें फ्रेम्स को जो है वो प्लेस करते हैं और फिर उसको घुमाते हैं और रोटेट करते हैं। तो फ्रेम्स को उसमें डालने से पहले उनके जो कैप सेल्स हैं, उनको रिमूव किया जाता है और फिर उसको फ्रेम्स को हनी एक्सट्रैक्टर में डाला जाता है। उसकी कैपेसिटी जो है वो 4 फ्रेम्स की भी हो सकती है, 2 की भी हो सकती है, ज़्यादा फ्रेम्स की भी हो सकती है। तो जितना बड़ा जो है वो एपियरी का काम है किसी का, उस हिसाब से वो अपना एक्सट्रैक्टर रखता है। तो इससे क्या है, सिर्फ़ हनी ही बाहर आएगा और जो हाइव है, हाइव फ्रेम्स हैं, उनको रीयूज़ किया जाएगा, तो हनी बीज़ की जो लेबर है उसमें वो भी बच जाती है। और अब एडवांटेजेस क्या हैं? तो हनी का जो हनी कॉम्ब जो है वो इंटैक्ट रहता है। हनी बीज़ को दोबारा हनी कॉम्ब नहीं बनाना पड़ता, दोबारा सेल्स नहीं बनाने पड़ते। उसने सिर्फ़ उसके अंदर हनी ही इनकॉर्पोरेट करना है आके। हनी की क्वालिटी हाई रहती है, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं आती और हनी बीज़ डिस्टर्ब नहीं होती इसमें और इंक्रीज़्ड हनी प्रोडक्शन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हनी प्रोड्यूस कर पाएँगे हनी बीज़, क्योंकि उनकी एनर्जी जो है वो बची रहेगी। अब मैंने बात की थी कि जो हनी फ्रेम है, यहाँ पे हम देख पा रहे कि जो पर्सन ने हाथ में फ्रेम पकड़ा हुआ है और उस फ्रेम के ऊपर हनी बीज़ यहाँ बैठे हुए और एक ऐसा फ्रेम है यहाँ पे, जिस फ्रेम के ऊपर सिर्फ़ हनी सेल्स हैं। हनी सेल्स की कैपिंग को नाइफ़ से काटा जा रहा है और अंदर उसके हनी है। तो इसको जो है वो क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्टर के अंदर वो प्लेस कर देगा। जैसे यहाँ उसके हनी सेल्स की कैपिंग को काटा जा रहा है और ये वाले में उस फ्रेम को एक्सट्रैक्टर के अंदर डाला जा रहा है और जब उसके अंदर डाल दिया, तो ये जो इसका यहाँ पे हैंडल है, इसको पकड़ के उसको ऐसे गोल-गोल घुमाया जाएगा। तो लगभग 4 के करीब अगर फ्रेम है, तो सारी फ्रेम्स की डायरेक्शन ऐसे है, इस तरफ को क्लॉकवाइज़ घूम रहे हैं। तो सारा का सारा जो हनी जो है वो बाहर आ जाएगा और जब बाहर आ जाएगा तो यहाँ एक टैप लगा हुआ है, इस टैप के थ्रू जो उस हनी को किसी कंटेनर में कलेक्ट कर लिया जाएगा और फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग करके उसकी पैकेजिंग होगी। प्रोसेसिंग के स्टेप्स हम थोड़े से समझ लेते हैं। प्रोसेसिंग के स्टेप्स में देखें तो जब हनी की एक्सट्रैक्शन हो गई तो बड़े सारे स्टेप्स हैं जो कि उसकी क्वालिटी और शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करते हैं। तो पहला है स्ट्रेनिंग, स्ट्रेनिंग का मतलब है कि उसको छानना। तो वैक्स पार्टिकल्स हैं और इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको छान के हटा दिया जाता है। सेटलिंग है, उसको कुछ देर के लिए अगर उसको जब प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसको किसी दूसरे कंटेनर में डाल रहे हैं तो उसमें एयर बबल्स भी निकल आते हैं। तो वो सेटल हो जाते हैं या उसमें डेब्रिस है तो वो भी सेटल हो जाएगी नीचे। फिर उसको थोड़ा-सा हीट किया जाता है, माइल्ड हीटिंग दी जाती है ताकि उसके क्रिस्टल्स ना बन सकें। चीनी की तरह दानेदार ना बन जाए वो और फिर उसकी फ़िल्ट्रेशन की जाती है। तो अगर उसमें अब भी कोई इम्प्योरिटीज़ बच गई है, तो उसको साफ़ किया जा सके और फिर लास्ट में उसकी पैकेजिंग कर दी जाती है एयरटाइट कंटेनर्स में, ताकि उसको चाहे अपने यूज़ के लिए है, चाहे कमर्शियल यूज़ के लिए है, उसको हम पैक कर देते हैं, उसकी लाइफ़ बढ़ जाती है और ट्रांसपोर्टेशन भी ईज़ी हो जाती है। तो ये जो है, ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन की कंज़म्पशन में इस्तेमाल किया जाता है और काफ़ी प्रेफर्ड फूड है लोगों के लिए, हेल्दी फूड है, ऑर्गेनिक फूड है और बड़े सारे इसमें जो है वो न्यूट्रिशनल रिच होता है ये। तो यहाँ पे स्टेप बाय सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि हनी बी की जो है वो बी कीपिंग की जाती है, फिर उसकी पिचिंग की जाती है, फ़िल्ट्रेशन है, स्टोरेज है और फिर प्रोडक्ट्स जो है उसके मार्केट में बेचे जाते हैं। अब एपियरी मैनेजमेंट क्या है? उसमें हनी फ्लो पीरियड क्या होता है? अब हमने पहले बात की थी कि हनी फ्लो पीरियड जब फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं सीज़न में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हैं और काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस में है, तो हनी बीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा नेक्टर कलेक्ट कर पाती हैं उस टाइम में। तो हनी प्रोडक्शन बढ़ जाती है और हनी सुपर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं बड़े सारे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हनी बीज़ को लगे कि हमारे पास स्पेस है, हम हनी को स्टोर करके रख लें। जितना ज़्यादा वो हनी स्टोर करेंगी, उतनी ज़्यादा जो है हमारी हनी की प्रोडक्शन बढ़ेगी और कॉलोनी की ग्रोथ भी हो जाती है। और एक होता है लीन पीरियड। और लीन पीरियड क्या है? जब फ्लावरिंग जो है वो बहुत कम है या है नहीं, तो उस टाइम जो है हनी बीज़ को रिसोर्सेज़ के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है। तो फिर उस टाइम जो एपियरी मैनेजमेंट करता है, जिसकी एपियरी है, वो हनी बीज़ को फूड का सोर्स कोई प्रोवाइड करता है, वो आर्टिफ़िशियली देना पड़ता है। तो उसमें शुगर सिरप है, वो एज़ सप्लीमेंट्री फूड दिया जाता है कि चीनी और गुड़ घोल-घोल के, या जो भी फ्रूट्स हैं या सड़ रहे फ्रूट्स हैं, तो उनको हनी बीज़ के उन एरिया में प्रोवाइड किया जाता है। हनी बीज़ वहाँ से अपनी जो है वो फूड की कंज़म्पशन पूरी करती है। तो जो पेस्ट्स हैं उनके प्रोटेक्ट करना कॉलोनीज़ को उनसे, और जो हाइव स्पेस से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको मीट करना। अब जब प्रॉपर सीज़नल मैनेजमेंट से क्या होगा कि हनी बीज़ की कॉलोनी जो है वो हेल्दी रहेंगी और हनी प्रोडक्शन भी प्रॉपर होती रहेगी। अब जो पॉल्यूटेंट्स के इफ़ेक्ट हैं हनी बीज़ के ऊपर, उन पे बात करते हैं। तो हनी बीज़ जो है वो हाइली सेंसिटिव टू एनवायरनमेंट है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है। अगर एनवायरनमेंट में ज़्यादा पॉल्यूशन है तो हनी बीज़ को उनकी प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हनी बीज़ जो है वो उनके सेंसरी सिस्टम, जो उसके जो सेंसेस हैं, जैसे उसके एंटीनेज़ हैं, माउथ पार्ट्स हैं, वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं केमिकल एक्सपोज़र के लिए, रेडिएशंस के लिए। तो जितना ज़्यादा पॉल्यूशन होएगा, वो हनी बीज़ उतनी ज़्यादा डिस्टर्ब होंगी, क्योंकि वो डांस कम्युनिकेशन करती हैं। तो अगर अगर साउंड में कोई गड़बड़ है, पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन है, तो उनकी जो नेविगेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अफ़ेक्ट होती है। और
जब वो क्रॉप्स पे विजिट करती है और किसी ने ज़्यादा पेस्टिसाइड स्प्रे कर दिए तो भी वो कंफ्यूज हो जाएंगी, क्योंकि वो केमिकल सिग्नल उनके लिए मुश्किल हो जाएगा आइडेंटिफाई करना कि उनका फूड सोर्स का, फूड टेस्ट का उनके लिए गड़बड़, और कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है कॉलोनी की, अगर एक्सेसिव केमिकल एक्सपोजर हो रहा है फील्ड्स में, फ्लावर्स में। और हैवी मेटल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं उनकी हेल्थ को और कॉलोनी सर्वाइवल को। अब मेजर पॉल्यूटेंट्स जो है वो हनीबीज को अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गए और इंसेक्टिसाइड्स हो गए, जो कि क्रॉप्स में या फिर हॉर्टिकल्चरल जो फ्लावर्स हैं उन पे स्प्रे किए जाते हैं। इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स हैं, एयर पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन है और हैवी मेटल्स हैं पानी के अंदर और प्लांट्स में। तो ये काफ़ी अफेक्ट करते हैं हनीबीज की हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को। अब इफेक्ट ऑन हनीबीज, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि उनकी फॉरेजिंग एबिलिटी कम हो जाएगी, उनकी नेविगेशन पे फ़र्क पड़ेगा, ओरिएंटेशन पे फ़र्क पड़ेगा और हनी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और कई बार कॉलोनी कोलैप्स भी हो जाता है, मतलब उसकी कॉलोनी जो है वो मर भी जाती है, खत्म हो जाती है हनीबीज। तो हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की तरफ बढ़ना पड़ेगा एग्रीकल्चर में, जिसमें हम केमिकल्स का, हार्मफुल केमिकल का यूज़ ना करें जो हनी बीज़ को अफेक्ट करती हैं, क्योंकि हनी बीज़ क्रॉप्स में वो वाला रोल प्ले करती हैं जो हम नहीं कर सकते। मतलब पॉलिनेशन का काम एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाना वो कोई और नहीं कर सकता हनी बीज़ से बेटर। तो अगर फ्लावर्स के ऊपर पेस्टिसाइड स्प्रे किया हुआ है और हनी बीज़ उसको टॉलरेट नहीं कर पाती है, मर जाती है, डैमेज हो जाता है, तो फिर पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं होगी, और जिस क्रॉप्स को हम इंसेक्ट से बचाने की कोशिश कर रहे थे डिसीज़ से, उसमें पॉलिनेशन नहीं होगी तो उसमें क्रॉप यील्ड भी नहीं बनेगी। तो हनी बीज को बचाना जो है वो हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके लिए हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें। तो आज हमने कंप्लीट समझा रीडिंग ऑफ बीज फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड। अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला लेक्चर होगा डिजीजेज एंड एनिमीज ऑफ हनी बीज, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट में बताएं आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। और आपके लिए 4 सवाल पूछूंगा मैं अभी कि एपियरी क्या है, न्यूटन वर्सेस लैंगस्ट्रॉथ डिफरेंस, बेस्ट बी स्पीसीज कौन सी है जो कि कमर्शियल यूज की जाती हैं, और हनी एक्सट्रैक्टर कैसे काम करता है। तो आपने कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देने हैं। थैंक यू।